आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजरायली फौज ने हलाकतों की तादाद का किया बड़ा खुलासा। लेबनान के साथ तोड़ी सीज फायर डील, कई घर किए तबाह। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मस्जिदों के इमामों ने किया एहतजाज। बोले तनख्वाह नहीं मिली तो धरने पर बैठ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का नया ऐलान, पुजारियों को मिलेंगे हर महीने 18,000। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला, कहा कौमी शोक पर विदेश घूमने निकले राहुल। मंदिर मस्जिद तनाजे पर अखिलेश ने कसा तंज, कहा योगी हुकूमत नौजवानों की जिंदगी से कर रही खिलवाड़। बुलेट की स्पीड से तेज 2 स्पेसक्राफ्ट स्पेस को जोड़ेगा इसरो। रात 10 बजे स्पेसएक्स मिशन की होगी लॉन्चिंग। लाठी चार्ज और वाटर कैनन के बाद भी डटे हैं तलबा ने किया चक्का जाम और बिहार बंद का ऐलान। साउथ कोरिया प्लेन क्रैश में 179 लोगों की मौत। लैंडिंग गियर में हुई थी खराबी, वीडियो आया सामने। शाहीन बाग में फर्जी तरीके से वोटर रजिस्ट्रेशन, 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। पिछले 14 महीनों से जारी नस्लकुशी के बीच इजराइल ने अपने कई बड़े फौजियों को खो दिया है। इजरायली आर्मी रेडियो ने इजरायली फौजियों की हलाकतों का बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद इजरायली अवाम में गुस्से की लहर दौड़ रही है। वहीं इजराइल ने एक बार फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए लेबनान के साथ हुई सीज फायर डील को तोड़ दिया और लेबनान में कई घरों को आग के हवाले किया है, जिसके बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके फिर आग बबूला हो गए हैं। इजरायली आर्मी जो हर तरफ से शिकस्त खाने के बाद भी अपनी खोखली ताकत का मुजाहिरा कर रही है, अब उसके भी दिन ब दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एक अरसे तक अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली इजरायली आर्मी ने आखिरकार इजरायली फौजियों की हलाकतों का खुलासा कर दिया है, जिसके बाद इजरायली अवाम ने फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर ली है। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक बताते चले कि फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप ने अपनी इजरायली मुखालिफ कार्रवाइयों को जारी रखते हुए मकबूजा इलाकों में इजरायली निशानों पर मजीद रॉकेट दागे हैं। इजरायली आर्मी रेडियो ने इतवार के रोज़ एतराफ़ किया है कि अक्टूबर में जबालिया में हुकूमत की फ़ौजी कार्रवाइयों की शुरुआत से लेकर अब तक नॉर्थ गजा में 50 से ज़्यादा इजरायली फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। हालांकि फ़ौज के मुताबिक इस अरसे के दौरान करीब 8,000 फ़ौजी जख्मी हुए हैं और कुल मिलाकर 1200 से ज़्यादा फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। हालांकि इजरायली फ़ौज को इस इल्ज़ाम का सामना करना पड़ रहा है कि वो अब भी हलाकतों की असल तादाद को छिपा रहे हैं। वहीं अल मयादीन के मुताबिक इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस यानी कि IOF ने नॉर्थ गजा में चल रही लड़ाई के दौरान 401वीं आर्मडे ब्रिगेड की 9वीं बटालियन के एक हवलदार की मौत की खबर दी। तर्जुमान के मुताबिक इजरायली फ़ौज के जरिए जारी झड़पों में हवलदार की मौत हो गई। एक अलग घटना में शुमाली गजा में ही नाहल ब्रिगेड की 931वीं बटालियन का एक फौजी शदीद जख्मी हुआ है। वहीं इजराइल ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए अपनी मौत को फिर से दावत दे दी है। लेबनान के साथ जंगबंदी के मुआहिदे को तोड़ते हुए कई घरों को आग लगा दी गई है। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक लेबनानी फौज का कहना है कि इजरायली फौजी जनूबी लेबनान के मरजायून जिले के कंतारा और तैयबे कस्बों में आगे बढ़ गई है, जहां उन्होंने हिजबुल्लाह रेजिस्टेंस के साथ हुई सीज फायर डील को तोड़ते हुए कई घरों को जला दिया है। अब देखना यह है कि इजराइल, जिसने अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल ली है, फिर उसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ दूसरे लड़ाकों से भी हार का सामना करना पड़ेगा, या फिर इजराइल किसी नए तरीके को अपनाते हुए खुद को मासूम और बेकसूर साबित करेगा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात से पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की टेंशन और बढ़ सकती है। इस बार मस्जिदों के इमाम और मौलाना आप हुकूमत की टेंशन बढ़ा सकते हैं। करीब 1.5 साल से सैलरी नहीं मिलने के चलते इमामों ने केजरीवाल के घर के बाहर एहतिजाजी मुजाहिरा किया। बता दें कि इस मौके पर इमाम मौलाना मोहम्मद जाहिद ने कहा कि हम लगातार साबिक वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से मिलने आ रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इमामों का दावा है कि उन्हें पिछले 17 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। इसके लिए वे CM LG समेत सभी से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। केजरीवाल के घर के बाहर एहतजाज कर रहे ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन साजिद रशीदी ने कहा कि तनख्वाह में देरी को लेकर वे पिछले 6 महीनों से अफसरान और लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है।
साजिद रशीदी ने दिल्ली हुकूमत को वार्निंग दी है कि 240 इमामों की तनख्वाह जल्द नहीं दी गई तो वो धरने पर बैठ जाएंगे और जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी वे वहां से नहीं हटेंगे। इस दौरान इमाम मौलाना मोहम्मद जाहिद ने तहजीब टीवी के नुमाइंदा से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारी मांग यही थी कि 17 महीने से हम लोग जो सैलरी नहीं मिल रहा है वो किसी भी तरह से रिलीज़ कर दिया जाए इलेक्शन से पहले। दिल्ली के अंदर सारे काम हो रहे हैं, सिर्फ इमामों की सैलरी रुकने की क्या वजह है, यही वजह मालूम करने के लिए हम लोग आज पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे। अंदर से ये जवाब मिल रहा है कि वो मिलना नहीं चाहते। सीएम जो है पूरा राज्य का मालिक होता है, वो अगर हम लोगों के साथ भेदभाव का व्यवहार करेगा तो बाकी और जो कम्युनिटी हमारे हैं वो तो देख ही रहे कि जब हमारे इमाम के साथ ये कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या नहीं कर सकते। दिल्ली की आवाम का दिल जीतने के लिए और एक बार फिर से इंतखाबात जीतने के लिए केजरीवाल हुकूमत एक के बाद एक योजना का ऐलान कर रही है। आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने नई स्कीम का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक और नई स्कीम का ऐलान कर दिया है। मालूमात के मुताबिक बताते चलें कि उन्होंने दिल्ली असेंबली इंतखाबात से पहले पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया है। पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने मंदिर और गुरुद्वारों में इबादत करने वाले ग्रंथियों के लिए स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारों में ग्रंथियों को हर महीने करीब एजाज के तौर पर रकम अदा की जाएगी। पुजारियों को स्कीम के तहत हर महीने करीब 18,000 रुपए की रकम दी जाएगी। केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि पुजारी भगवान की इबादत करते हैं जिसने सदियों से हमारी रिवायत और रीति रिवाज को नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ाया है। पुजारी की तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आज इस स्कीम के जरिए इसे तनख्वाह या एहसान नहीं कहूँगा, बल्कि इनके एहतराम करने के लिए मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि लगभग 18,000 रुपए महीना सम्मान राशि आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनने के बाद पुजारियों को दी जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 18,000 रुपए देने के ऐलान के बाद पुजारियों ने साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल से उनके घर पर मुलाकात की है, साथ ही उनका शुक्रिया अदा भी किया है। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात को लेकर तनाजा अब भी जारी है। साबिक पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन के दौरान कांग्रेस लीडरान की गैर हाजिरी के मुद्दे पर आज बीजेपी ने फिर हमला बोला है। इस पर कई बीजेपी लीडरान ने कांग्रेस पर तनकीद की है। बीजेपी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कहा कि कौमी शोक के दरमियान राहुल गांधी विदेश न्यू ईयर मनाने निकल चुके हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज जब मुल्क साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर कौमी शोक मना रहा है, मुल्क की हुकूमत की जानिब से 7 दिनों के लिए कौमी शोक का ऐलान किया गया था, तब मुल्क में रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर अपना शोक जाहिर करने के बदले राहुल गांधी घूमने विदेश निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम की इज्जत की परवाह नहीं है, केवल सियासत कर रहे हैं। जब कोई कैमरामैन या फिर फोटोग्राफर नहीं था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियों को समेटते वक्त उसमें ना तो राहुल गांधी मौजूद थे और ना ही उनकी फैमिली से कोई मेंबर शामिल हुआ था। इस वक्त बीजेपी के लोग वहां पर मौजूद थे जबकि कांग्रेस से कोई भी नहीं था। गांधी परिवार ने हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम को नीचा दिखाने का काम किया है। पूरा यूपी मंदिर मस्जिद की मजहबी लड़ाई से जूझ रहा है। हर जगह सिर्फ खुदाई चल रही है। कभी पुरानी मस्जिद को खोदा जा रहा है तो कभी किलों में मंदिर ढूंढा जा रहा है। यूपी में मंदिर मस्जिद के तनाजे को लेकर अखिलेश यादव ने योगी हुकूमत पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि रियासत में कई जगह खुदाई हो रही है। वजीर आला की रिहाइशगाह में भी एक शिवलिंग है, वहां भी खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने आगे तंज करते हुए कहा कि सीएम योगी को अपनी लकीरें दिखवा लेनी चाहिए, कहीं उनके हाथ में तरक्की की नहीं बल्कि तबाही की लकीर हो। कुंभ की तैयारियों पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ में हुकूमत की मदद करने के लिए हम तैयार हैं। कुंभ अच्छी तरह से मुकम्मल हो, इसके लिए समाजवादी के लोग मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन बिजली का काम अधूरा है।
ब्रिज का काम अधूरा है। ऑपोजिशन की जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमत को कटघरे में खड़ा करे। कुछ दिन पहले वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई बीजेपी लीडरों को कुंभ में आने की दावत दी थी। इस पर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि कुंभ में आने की दावत को नहीं दिया जाता है, कुंभ में लोग अपने आप अकीदत से आते हैं। उन्होंने कहा कि जो करोड़ों लोग आएंगे, क्या उन्हें दावत दी जाएगी? ये हुकूमत अलग है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हुकूमत जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए नए नए तरीके अपना रही है, जगह जगह खुदाई करवा रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आला की रिहाइशगाह के नीचे शिवलिंग है जो उनकी जानकारी में है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि रियासत की आवाम के फ्यूचर के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। आज की पीढ़ी को नौकरी और रोजगार की बेहद जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत नौजवानों के मन में मजहबी जहर घोल रही है। नौजवानों को पढ़ना और सीखने की बजाय मस्जिदों में मंदिर ढूंढवाने की सलाह दे रही है। इसरो 30 दिसंबर को रात 9:58 पर श्रीहरिकोटा से स्पेसएक्स मिशन लॉन्च करने जा रहा है। यह मिशन इसलिए खास है क्योंकि इसमें पहली बार स्पेस में 2 स्पेसक्राफ्ट्स को आपस में जोड़ा जाएगा। बताते चले कि इसे डॉकिंग कहा जाता है। स्पेस एक्स की कामयाबी हिंदुस्तान को रूस, अमेरिका और चीन के बाद स्पेस डॉकिंग तकनीक में चौथा मकाम दिलाएगी। इस मिशन की तकनीक फ्यूचर में चंद्रयान 4 जैसे मिशंस के लिए बुनियाद तैयार करेगी। स्पेस एक्स मिशन में 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट टारगेट और चेजर शामिल हैं। इन्हें PSLV C-60 रॉकेट के जरिए जमीन से 470 किलोमीटर की बुलंदी पर अलग एल्टीट्यूड में रखा जाएगा। इनकी रफ्तार करीब 28,800 किलोमीटर फी घंटा होगी, जो बुलेट की रफ्तार से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। मिशन की खास बात यह है कि दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को कामयाबी के साथ डॉक और अनडॉक किया जाएगा। ये अमल बेहद कॉम्प्लेक्स और दुरुस्त टेक्नोलॉजी की मांग करता है। पटना में पिछले 12 दिनों से BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 70वें मुश्तरका इम्तिहान को रद्द करने की मांग को लेकर तलबा का एहतिजाजी मुजाहिरा जारी है। BPSC उम्मीदवारों ने देर शाम CM की रिहाइशगाह पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रात 8 बजे पटना पुलिस ने तलबा को वहां पहुंचने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज भी किया। बताते चले कि इसके बाद तलबा ने री एग्जाम की मांग को लेकर एहतजाज और ज्यादा तेज कर दिया। तलबा ने जोर जोर से चिल्ला कर कहा कि चाहे लाठी बरसाओ, चाहे बरसा लो आग या पानी, हम नहीं रुकने वाले। बताते चले कि तलबा नीतीश कुमार को मेमोरेंडम देने के लिए CM रिहाइश का जाना चाह रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद तलबा और पुलिस की झड़प हो गई। एहतजाज करने वाले तलबा नहीं रुके और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। आखिर में जब वे JP गोलनबर पहुंचे तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज भी किया और उन्हें JP गोलनबर से हटा दिया गया। तलबा और पुलिस के बल प्रयोग को लेकर ऑपोजिशन नीतीश हुकूमत पर हमलावर है और इसी बीच AISA ने BPSC री एग्जाम को लेकर आज यानी कि 30 दिसंबर को बिहार बंद और चक्का जाम का ऐलान किया है। CPI ने भी इस तहरीक की हिमायत का ऐलान किया है। साथ ही देर रात को प्रशांत किशोर गर्दनीबाग एहतजाज मकाम पर पहुंचे, जहां उम्मीदवारों ने उन्हें हटाने की कोशिश की। इस दौरान गो बैक के नारे लगे और कुछ देर तक नोकझोंक भी हुई। प्रशांत किशोर ने उम्मीदवारों से कहा कि आप कंबल हमसे लेते हैं और नेतागिरी हमें ही दिखा रहे हैं, जिससे तलबा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद तलबा ने प्रशांत किशोर को लेकर गो बैक के नारे लगाए। साउथ कोरिया के मुआन एयरपोर्ट में एक प्लेन हादसे ने सभी की नींद उड़ा दी है। बैंकॉक से कई खानदानों को लेकर उड़ान भरने वाला प्लेन रनवे पर उतरते वक्त दीवार से जा टकराया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। यह हादसा इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा खौफनाक था कि प्लेन में सवार 179 अफराद की दर्दनाक मौत हो गई है। बताते चले कि प्लेन में करीब 181 लोग, जिनमें से 175 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर सवार थे। बताया गया कि सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों की मौत हो गई है।
वहीं 2 लोग जिंदा बचे हैं, जिनमें एक मुसाफिर है और एक क्रू मेंबर है। उन्हें प्लेन से निकाला गया और उनका इलाज करीबी अस्पताल में चल रहा है। अफसरान के मुताबिक शुरुआती तहकीकात में पता चला कि लैंडिंग गियर में खराबी की वजह से प्लेन रनवे से उतर गया और दीवार से जा टकराया और उसमें आग लग गई। साल के खत्म होते होते इस हादसे ने कई खानदानों को उजाड़ कर रख दिया है। ये हादसा ऐसे वक्त में हुआ है जब जनूबी कोरिया सियासी बहरान से उथल पुथल से जूझ रहा है। बीते दिनों जनूबी कोरिया के सदर यून सूक येओल ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया था। हालांकि जल्द ही मार्शल लॉ हटा भी लिया गया। दिल्ली के असेंबली इलेक्शन से पहले फर्जी तरीके से वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग थाना इलाके में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरान ने 4 लोगों के खिलाफ शाहीन बाग थाने में FIR दर्ज करने के लिए शिकायत दी। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने शाहीन बाग थाने में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की शिकायत की है। इन 4 लोगों में मोहम्मद हारिस, अनु शर्मा, अनिल कुमार जैन और मोहम्मद अजीजुर रहमान का नाम शामिल है। इन सभी लोगों पर इल्जाम है कि ये जाली दस्तावेजों के साथ वोटर ID कार्ड बनवा रहे थे। आपको बताते चले कि साल 2025 की शुरुआत में दिल्ली में असेंबली इंतखाबात होने हैं, जिसको लेकर सियासत पूरी तरह से तेज चल रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर वोटों में हेरफेर करने का इल्जाम लगा रही है। बीजेपी का दावा है कि तुगलकाबाद और कालकाजी निर्वाचन हलकों से लाखों अक़लियती वोटरों को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें स्टेशन पर सो रहे गरीब लोगों को उठाने के लिए उन पर ठंडा पानी फेंका गया। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कड़ाके की ठंड की वजह से कुछ गरीब और बेघर लोग स्टेशन पर बिछावन लगाकर सो रहे हैं। हालांकि तभी स्टेशन पर सफाई करने आए मुलाजमीन ने उन पर पानी फेंकना शुरू कर दिया। बिना किसी वार्निंग के वो लोगों के ऊपर पानी फेंकते हुए दिखाई दिए। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सफाई के लिए पानी फेंके जाने के बाद लोग अपना बिछावन, कंबल, चादर उठाकर जा रहे हैं। वीडियो में छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं, कुछ तो गोदी में हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो बीते 25 दिसंबर 2024 की रात का है। NGO से जुड़े कुछ लोग जब स्टेशन पर चाय बांट रहे थे तभी ये वारदात हुई, जिसे उन्होंने कैमरे में कैद कर लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि तहजीब TV इस वीडियो की तस्दीक नहीं करता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने लोगों को जज्बाती कर दिया है। वे इस तरह के अमल को एकदम गलत बता रहे हैं। असम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा का UCC को लेकर रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने के लिए एक बिल का मसौदा तैयार किया था। हर एक रियासत UCC को नाफिज नहीं करेगा, क्योंकि इसे पूरे मुल्क में लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में जनवरी 2025 से UCC नाफिज करने के बारे में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उत्तराखंड हमारे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल है। UCC नाफिज करने के लिए CM पुष्कर सिंह धामी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसके जरिए से उन्होंने मुल्क को आगे का रास्ता दिखाया है। हमें भी आगे बढ़ने के लिए UCC को चुनना होगा। सवाल पूछे जाने कि असम में ये कब नाफिज होगा, तब शर्मा ने कहा कि हमारा बिल रेडी है, लेकिन फैसला लिया गया है कि ये पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा, इसलिए हम अपने रियासत में अलग से इसे नाफिज नहीं करेंगे। CM बिस्वा ने आगे बताया कि जब उन्होंने एक बिल बनाया था तो उन्होंने कहा कि ये फैसला लिया गया था कि UCC पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा, इसलिए हमें उन्हें रियासत के लहजे से नाफिज करने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड UCC नाफिज करने वाला पहली मुल्क की रियासत बन जाएगी। इस महीने की शुरुआत में CM धामी ने कहा था कि रियासत में जनवरी 2025 से UCC नाफिज हो जाएगा और इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी लीडर नीतीश राणे का एक और मुतनाज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने केरल को मिनी पाकिस्तान करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। महाराष्ट्र के नए चुने गए वजीर नीतीश राणे का फिर से मुतनाज़ा बयान सामने आया है। दरअसल इस बार उन्होंने केरल को मिनी पाकिस्तान कहा है। नीतीश राणे का कहना है कि केरल मिनी पाकिस्तान है और इसी वजह से राहुल गांधी और उनकी बहन वहां से जीत कर आते हैं। MP बनने के लिए ऐसे ही लोग उन्हें वोट देते हैं। उनका ये बयान
पुणे में एक प्रोग्राम के दौरान आया है। नितेश राणे को इस प्रोग्राम में लोगों को खिताब करते हुए कहते सुना गया है कि केरल में केवल अक्सरियत पसंद ही प्रियंका गांधी को वोट देते हैं। उनका बयान पुलिस की प्रोग्राम में मौजूदगी के बाद सामने आया है, जिसमें पहले से ही इंतजामिया ने यह कहा था कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि वहां कोई भी नितेश राणे मुतनाज़ा बयान न दे। नितेश राणे अक्सर मुतनाज़ा बयानों के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर अपनी रैलियों में मुस्लिम मुखालिफ बयान देते दिखते हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।